उपन्यास का सब फाइल संख्या 16। हल्द्वानी। बहुत ढूंढने पर उसे ये घर मिला है। बाहर एक फटेहाल लेकिन फंटूश किस्म का लड़का दरवाजे को तबला बनाए हुए गा रहा है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। बब्बन है? डीडी पूछता है। कौन बब्बन? लड़का पूछता है और गाता है। दोस्तों की जान, शिव प्रसाद तिवारी, रोडवेज वाले। बाबू, लड़का भीतर की ओर मुंह करके आवाज देता है और फिर गाता है। दोस्तों की जान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। पुकार सुनकर बब्बन बाहर आता है। अकाल वृद्ध। वो आगंतुक को विस्मय से देखता है। डीडी मुस्कुराता है। अबे ओए मुकेश के, पहचान नहीं रिया है? मैं डीडी, बगड़गांव वाला, तेरा बिरादर। बब्बन उसे गले से लगा लेने के लिए बहुत उत्साह से बढ़ता है और निकट आकर ठिठक जाता है। डीडी उसे गले से लगा लेता है। डीडी चाहता है कि बब्बन मौज मस्ती वाली बातें करे, लेकिन बब्बन के पास कुछ दुखड़े हैं रोने के लिए। उसके लड़के नालायक हैं। बड़ा लड़का किसी तरह कहलाकर बीएसएफ वायरलेस में कांस्टेबल लगा है। छोटा ये गवैया ससुरा हीरो पढ़ता वढ़ता है नहीं। इसे दया के पास भिजवाऊंगा बंबई, शायद कोई चांस भिड़े। दया का बहुत अच्छा कारोबार है। बड़ा लड़का आईएएस है। बब्बन की तो बस लड़की लायक है थोड़ी। बीए बीएड किया है, यहीं पढ़ाती है प्राइवेट स्कूल में। शादी करने की बात सोचते हैं, लेकिन अच्छे लड़कों का अकाल हो गया है। जितने अच्छे खानदान के थे सबकी संतान सिफर निकली ससुरी। जितने ऐरे गहरे थे उनके बच्चे टॉप पर पहुंच गए हैं। बब्बन कह नहीं रहा है, लेकिन डीडी सुन रहा है कि वो भी इन्हीं ऐरे गहरों का बच्चा है जो टॉप पर पहुंच गया है। बब्बन और उसके मध्य मैत्री स्वर नहीं छिड़ पा रहा है। बब्बन एक ओर उसे आवश्यकता से अधिक आदर स्वयं दे रहा है, अपने बच्चों से मिलवा रहा है, और दूसरी ओर वो डीडी की कही हुई किसी भी हल्की फुल्की बात में अपने प्रति निरादर की अनुभूति कर रहा है। किस्मत, मुकद्दर, ये सब इतना दोहरा रहा है वो, मानो कहना चाहता हो कि डीडी तू है तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ हो गया है तो मुकद्दर से। लायक लड़की द्वारा बनाकर लाई गई चाय और नालायक लड़के द्वारा बाजार से लाई गई बर्फी नमकीन डीडी को अच्छी नहीं लग रही है इन कड़वी बातों के साथ ग्रहण करते हुए। ये नहीं कि बब्बन कड़वाहट के साथ कोई बात कह रहा हो, कह वो हंस हंस कर ही रहा है। कड़वाहट उसकी भंगिमा में है। आखिर डीडी कहता है, अच्छा अब चलता हूं। ठहर, बब्बन कहता है। घर आया है, यहां तो रहना चाहिए था 2-4 दिन। एक अंगुल पिट्ठा भी नहीं लगवाएगा? अपनी भाभी से भी नहीं मिलेगा? भाभी एक दुबली पतली सी बीमार सी औरत हैं, गुमसुम। डीडी की किसी बात का भी जवाब नहीं देती। गूंगी है कहता है बब्बन, और इसी गूंगी से खुसुर फुसुर कुछ बातचीत करता है। गूंगी एक ट्रंक खोलकर तह की हुई साड़ियों के बीच से 5 रुपए का इकलौता नोट निकालकर बब्बन को पूजा की थाली के साथ दे देती है। बब्बन डीडी के कपाल पर 1 अंगुल पिट्ठा यानी तिलक लगाता है और उसकी हथेली में 5 का वो नोट रख देता है। नमस्कार कर, कहता है वो, तेरा दद्दा हूं। डीडी झुककर पांव छू लेता है। अब बब्बन उसे उठाकर गले लगाता है, धौल धप्पा करता है। डीडी लायक लड़की को पुकारता है, कहता है पैलागा कर। वो पांव छू लेती है। डीडी बटुए में से निकालकर 100 का एक नोट उसे देता है। वो झिझकती है।
बब्बन के चेहरे पर रंग आते जाते हैं। डीडी ने गलती की है। कायदे से उसे वही 5 का नोट इस लड़की को दे देना चाहिए था। ले ले, बब्बन कहता है। मुकद्दर से मिलता है ऐसा कक्का। मुकद्दर से मिला ही तुझे दे रहा है। ऐसा करना बच्ची, इसमें से मेरे लिए एक लॉटरी टिकट जरूर ले लेना। क्या पता तेरे बाप का मुकद्दर भी जाग जाए इसके मुकद्दर से। अल्मोड़ा। शहर कुछ बदल गया है और डीडी दुखी है। शहर फिर भी कुछ पहले जैसा ही है और डीडी दुखी है। कभी डीडी ने चाहा था कि सारे कुमाऊनियों को पंजाबी बना दिया जाए। इस बीच काफी पंजाबी बस गए हैं शहर में। बाहर तो जैसे उनका ही हो गया है और डीडी दुखी है। ये पंजाबी धड़ल्ले से पहाड़ी बोल रहे हैं, पहाड़ियों जैसे दिख रहे हैं। बाजार की भीड़ में कई पहाड़ी ऐसे हैं जो पंजाबियों जैसे दिख रहे हैं, पंजाबी बोल भी रहे हैं और डीडी दुखी है। तब के कई संपन्न घरों पर ताले पड़े हुए हैं या उनमें कोई अजनबी आ बसे हैं। तब के कई विपन्नों ने अच्छे घर बना लिए हैं। डीडी दुखी है। डीडी जो तब का विपन्न और अब का संपन्न है। कभी के अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न समझे वाले एक परिवार के पुश्तैनी मकान की जगह सिनेमा हॉल खड़ा है और सिनेकार डीडी दुखी है। डीडी दुखी हो रहा है कि उसे यहां से वहां तक सड़क पर बार बार रुककर नमस्कार नमस्कार कहते कहलवाते चले जाने का सुख नहीं मिल रहा है। उसे वे लोग भी नहीं मिल रहे हैं जो व्यंग से कहते, ओहो डायरेक्टर साहब, क्या हुआ, अमेरिका वालों ने निकाल दिया क्या आपको। डीडी मिठाई की दुकान में खड़ा है और चाह रहा है सारा शहर उसका परिचित हो, सारे शहर को वो मिठाई खिला सके। एक राह चलते अधेड़ को पहचान कर वो आवाज देता है, ऑनी डियर। ऑनी यानी आनंद का संक्षिप्त रूप। राह चलता पास आकर कहता है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। डीडी सकपकाकर कहता है, आप आनी नहीं हैं, आनंद मोहन पंत, रेलवे वाले। राह चलता मुस्कुराता है, जी नहीं, मैं श्याम सुंदर जोशी हूं। कई लोग मुझे आनी से कंफ्यूज कर जाते हैं। राह चलते के साथ एक वृद्ध पूछता है डीडी से, आप कौन हुए। आंखों से साफ दिखता नहीं, अब आवाज से भी प्लेस नहीं कर पा रही हूं। डीडी कहता है, मैं डीडी हुआ, दुर्गा दत्त तिवारी बगड़गांव मथुरा दत्त जी का बेटा। मेरे फादर को तो आप खैर क्या ही जानते होंगे, बहुत अर्ली डेथ हो गई उनकी। CS तिवारी जो नहीं थे दिल्ली में, जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वो मेरे एक अंकल ठहरे। और वृद्ध कहता है, मैं समझ गया यार, देबिया टैक्सी हुआ तू। कब आया अमेरिका से, कहाँ ठहर रहा। डीडी कहता है, मैं कल शाम आया, सर्किट हाउस में ठहरा हूं। आप कौन हुए, मैंने नहीं पहचाना। वृद्ध कहता है, हम भ्राता हुए यार, सारे जगत के, तेरे भी। मोतियाबिंद हो गया क्या मेरी वजह से। डीडी पांव छूता है, ओहो पूरन कक्का, आपकी तो शक्ल ही बदल गई। आपका मुंह। मेरा मुंह बेदांती हो गया, पूरन भ्राता कहते हैं। बुढ़ापे में बेदांत ही होने वाला हुआ। रहेगा हफ्ता 2 एक। मैं कल गंगोली हाट चला जाऊंगा, डीडी कहता है। मेरे कैमरामैन प्रोड्यूसर आ जाएंगे शाम तक। मैं 2 दिन पहले ही चल पड़ा कि भेंट घाट कर लूं। कोई पहचान वाला नजर ही नहीं आया। यहां कौन नजर आएगा अल्मोड़ा में, भ्राता हंसते हैं। यहां तो पहले भी लोग बाग रिटायर होकर इसलिए आने वाले ठहरे कि बिश्नाथ में उन्हें फूंका जा सके। बिश्नाथ यानी अल्मोड़े का मरघट।
अब तो वे सब राजघाट में ही फूंकने वाले के लिए क्यों लगाए हुए हैं। तू यहां क्या कर रहा, मिठाई की दुकान में? मैं इस इंतजार में था कि कोई पहचान वाले मिले तो मिठाई खिलाऊं और खाऊं अल्मोड़ा लौटने की खुशी में। एक तो मैं ही मिल गया भ्राता। मैं मात्र ठहरा बेदांती। बाल चॉकलेट खाऊंगा नहीं, सिंगोड़ी ले सकता हूं। इस श्यामा को खिला बाल, ये मेरा जवाई ठहरा। छोटी लड़की कुसुम का चपुलौ, कुताल गांव गिरीश डिप्टी साहेब का छोटा लड़का, बंगलौर में काम करता है, HAL में। नमस्कार कह भ्राता, ये डीडी ठहरा। फेमस क्या कहते हो, डायरेक्टर फिल्मों का, अमेरिका में रहता है। हमारी तरफ से तो जो होती होगी फिल्म, है या ना, कंगन के बाद जिसने देखी होगी फिल्म। लेकिन लोग कहते हैं अच्छा पैसा पीट रहा है लड़का अमेरिका में। मिठाई खाते खिलाते हुए भी डीडी दुखी हो रहा है। बबली से मिला कि नहीं भ्राता? पोपले मुंह से सिंगोड़ी चपचपाते हुए पूरन भ्राता पूछते हैं। बबली दी तो बब्बन बता रहा था नैनीताल में है, जहां उनका लड़का रिसर्च कर रहा है। जीजा जी रिटायर हो गए, सुना बीमार चल रहे हैं। ठीक सुना भ्राता, इसीलिए बबली भी आज ही यहां आ रही। अपने गांव चिताई जाएंगे वे लोग, पूजा करवाएंगे। कहां ठहरी हैं बबली दी? विष्टा कूड़ा, दुर्दुली कैजा के यहां। जानने ही वाला हुआ तू, तेरी बुआ हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी जिंदा हैं दुर्गुल बूबू। 80 से ज्यादा की होंगी। बहुत ज्यादा की, 75 तो मुझे होते हैं अब। कैजा कम से कम 87 की होंगी। डीडी पहुंचा है विष्टा कूड़ा, मिठाई का एक बड़ा एक छोटा डिब्बा लेकर। उस बुआ के पुश्तैनी मकान में जो नैनीताल के सरकारी क्वार्टरों में बालक देवी दत्त को बंद कर जाती थीं कि कहीं वो भाग न जाए गंगोली हाट। उस बबली दी से मिलने, जिसने एक मातृहीन, भगिनीहीन, सखीहीन बालक और किशोर को पहली बार उस मांसल और नाटकीय पहेली से परिचित कराया था जिसे नारी की संज्ञा दी गई है। बबली दी को वो जब भी याद करता है, उसे उनके किशोर उरोज याद आते हैं, जिनके बीच उन्होंने एक अनाथ बालक का सिर नैनीताल में पहली भेंट में चिपका लिया था और बहुत लाड़ से उसके सिर पर हाथ फेरा था। इन्हीं बबली दी के लिए है मिठाई का बड़ा डिब्बा, छोटा दुर्गुल बूबू के लिए। दुर्गुल बूबू आंगन में बैठी धूप सेक रही हैं। उनकी कमर बिल्कुल झुक चुकी है, उनकी मोटी भौहों के बाल सफेद हो चुके हैं और इन भौहों के नीचे आंखें अब भी बड़ी बड़ी होते हुए भी काला बिंद से बुझ चुकी हैं। बहुत कम सुन पाती हैं, इसलिए बोलती ही चली जाती हैं। वो डीडी को बब्बन समझे हैं और बब्बन के पिता के बचपन के किस्से धारा प्रवाह सुना रही हैं। डीडी को चीख चीख कर कहना पड़ा है, मैं देबिया हूं, बगड़गांव के मथुरिया का लड़का। मथुरिया को मैं जानने वाली ही ठहरी, मेरा भाई हुआ छोटा। क्यों, आज तुझे मथुरिया की याद क्या आ रही बब्बनो? बुढ़िया पूछती है। मैं बब्बन नहीं हूं, मैं मथुरिया का बेटा देवी। क्यों नहीं होगा देवी भक्त? शिव देवी सबका भक्त ठहरा मथुरिया। और कुछ काम जोगी थोड़ा हुआ उसका, जोगी ठहरा जोगी। एक और ही जैसा हुआ वो। आंखें तो हम सबकी बड़ी हैं, उसकी कहते हो अंधेर ही बड़ी ठहरी। देखकर डर जैसा लगने वाला हुआ कहा। लंबा चौड़ा भी खूब ठहरा वो, सांड हुआ सांड, बस अपने ही सुर में रहता था। पहले वो ब्याह ही नहीं करने वाला हुआ, किसी तरह उसे मनाया। कुआड़ी खोला, बंसीधर ज्यू की बेटी से हुई उसकी शादी। छोटी सी ठहरी, कुल इतनी सी, कुछ जान ही नहीं हुई उस लड़की में।
चतुर्थी कर्म के बाद जब मथुरिया परुली के पास पहुंचा, परुली था उसकी घरवाली का नाम। 3 बहनें ठहरी वे। सबसे बड़ी हुई रुकुली, जो तुम्हारे सुनौलीगढ़ श्रीधर वकील से ब्याही ठहरी। बीच की ये परुली हुई। सबसे छोटी भगुली हुई, जो तुम्हारे विशाड़ के भट्टों में ब्याही हुई है, जीवानंद कप्तान के बेटे से, लखनऊ। क्या कह रही थी मैं भाऊ? आंख बड़ी बड़ी, डरावनी। हां, आंखें, मथुरिया की आंखें बहुत डरावनी हुई कहा। जब चतुर्थी कर्म के बाद वो अपनी औरत के पास गया, तब उसने उस बिल्ली की बच्ची जैसी का मुंह ऊपर उठाया और ऐसे उसे देखकर कहा, ओम। वो मारे डर के थर थर कांप गई बल। दौड़ के नीचे आ गई। आवाज भी कम जो डरावनी क्या हुई मथुरिया की। गरगरी आवाज। शिबो, डरी ही रही हमारे मथुरिया से वो परुली बिचारी। जितने दिन भी रही जिंदा, डरी रही, दुखी रही। शिबो, वे तीनों बहनें अभागिन ही निकली। रुकुली तो जतकाली हुई ही नहीं कभी। जतकाली यानी प्रसवा। भगुली के 2 बच्चे लाटे निकले। परुली की कुल 1 औलाद हुई। मैं परुली का बेटा देबिया हूं। हां, परुली का बेटा देबिया हुआ। मैं जो क्या नहीं जानती। एक वही औलाद ठहरी मथुरिया की। देबिया हुए के 6 नहीं 8 या शायद 6 ही महीने बाद मर गई परुली। मथुरिया ने फिर ब्याह किया नहीं। खुद भी वो खत्म हो गया परुली के 1 साल पीछे। बच्चे को अग्रून जाकर बचुल दी को दे आया। सिद्धि वाला जोगी हुआ। बुलाने वाले हुए लोग उसे दूर दूर से। जादू सा दिखाने वाला हुआ और ही। प्रश्न विचार करने वाला हुआ गजब। तो घूमता रहा, कभी जयपुर, कभी रीवा, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। लौट कर आया तो पहले बचुल्दी को वो पैसे भिजवाए जो कमाकर लाया ठहरा। फिर सबसे कहा कि मैं उड़ जाने का जादू दिखाऊंगा बल। गांव में आसपास ठहरे उसके भगत लोग। भीड़ जमा हो गई। ऊंचाई पर एक निकली हुई चट्टान जैसी थी। वो उस पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे गगास नदी ठहरी। उसी के किनारे लोग खड़े ठहरे। वहां उसने हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर जो किया होगा तंतर मंतर। फिर एक मारी उसने छलांग हवा में ओम कहकर। पहले ऊंचा उठा, उड़ता रहा। कुछ नीला नीला उजाला जैसा उसके भीतर से निकला बल। फिर फ्याच उसका शरीर गगास में गिर गया। जिसने भी देखा कांप गया। थरथराट मच गई बल। एक और ही सा हुआ मथुरिया। एक और ही सी मौत मरा भी। जाने कैसे हुआ होगा वैसा वो। हमारे यहां तो तंतर मंतर वाले लोग हुए ही नहीं। क्यों, आज तुझे मथुरिया की याद कैसे आ गई बबनो? तेरा तो वो देखा ही नहीं ठहरा। उसका बेटा हुआ तेरा साथी। मैं मथुरिया का बेटा हूं, अमेरिका से आया हूं। हां, अमेरिका में रहता है वो। किसी मीम के साथ गया कह रहे थे। पहले उसने शास्त्रियों की बेटी के साथ वैसा तमाशा किया, फिर भाग गया किसी मीम के साथ। लोग बदनाम करते हैं। मेरे लिए तो वो मथुरिया का बेटा हुआ। और झूठ क्यों कहूंगी, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अमेरिका तक से मेरे लिए पैसे भिजवा रखे थे। वाह, मैं तुझे क्या बता रही हूं, तेरे ही हाथ भिजवाए ठहरे उसने पैसे। अपनी दीदी से मिलने आया होगा तू। शिबो, बहुत परेशान हो रही बबली। आफत कर रखी उसके घर वाले ने। मेरे मुंह के सामने ही बैठी रह, ऐसा कह रहा। मैं मर रहा हूं बल। टट्टी पेशाब सब बबली को ही करानी हुई। खाना भी अपने हाथ से खिलाना हुआ। भाई, बीमारी तो होती ही है, बुढ़ापा भी आता है। घबराने से तो कुछ होता नहीं। मुझे लो, कोई एक बीमारी जो थोड़ी हुई मुझे,
उम्र भी हो गई काफी, 90 होते हैं अब मुझे। तुम्हारे चंपानौला हंसा दत्त जी, जज साहब की घरवाली रघुली, अपने को 72 की बता रही थी परसों। ये जिस साल हुई उसी साल मेरा सुरेश हुआ। अभी कल ही किसी याद है मुझे। रधुली की ईजा हिमुली का मुझसे बहुत स्नेह ठहरा। जल्दी मर गई बेचारी। मेरे साथ के सब जाते रहे। मुझसे बड़ी कहने को एक रमेश की ईजा हुई, तुम्हारी कांतुली जिझाड़ वाली, वो भी पिछले साल खत्म हो गई। खत्म भी नवमी के श्राद्ध के दिन हुई। बल मुझसे 4 जने 5 साल बड़ी बताती थी अपने को कांतुली। तुम्हारे रमेश झिझाड़ की ईजा पपटौल बहुत सुंदर बनाती थी कांतुली। गल्ली वालों की बेटी हुई वो। पपटौलिया जोशी ठहरे गल्ली गल्याओं जोशी। कांतुली के बाबू हेमचंद्र जी हुए रेंजर साहब। क्यों, आज तुझे कांतुली की याद क्या आ रही होगी रे बब्बनो? पपटौल यानी अरबी के पत्ते और पिसी हुई दाल का व्यंजन, जिसे बनाने में गल्ली गांव वाले होशियार समझे जाते थे। डीडी जर्जर मकान की जर्जर सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा है। अंधी बहरी बुढ़िया धूप खिले आंगन में उसे समक्ष उपस्थित मानते हुए मिठाई का डब्बा खोलते हुए अब मिठाइयों के विषय में, मिठाई के शौकीनों के विषय में, मिठाई जब खाई खिलाई गई उन अवसरों के विषय में अपने संस्मरण सुना रही है बब्बन को। बुढ़िया की महीन और भिनभिनाती सी आवाज उस सूने मकान में गूंज रही है। मकान इस प्रतीक्षा में है कि बुढ़िया मरे तो मैं भी विधिवत मर जाऊं। आजा डीडी भाऊ, यहीं आजा भीतर खंड। मैंने तेरी आवाज सुन ली थी। क्या करूं, इन्हें छोड़ना नहीं हुआ 1 मिनट। बबली दी की आवाज उसे सुनाई दे रही है और उस आवाज और किसी के कराहने के स्वर को पकड़े हुए वो अंधेरे में आगे बढ़ता जाता है। भीतर वाले कमरे में किसी आयुर्वेदिक तेल की गंध भरी है। अंधेरे की अभ्यस्त हो जाने पर आंखें देखती हैं, एक गूदड़ पर कभी के रौबीले थानेदार साहब असहाय पड़े हुए हैं और अपनी पत्नी बबली से टांगों पर मालिश करवा रहे हैं। आपने ये क्या हालत बना रखी है भिंजू? डीडी कहता है और मिठाई का डिब्बा उनकी ओर बढ़ाता है। वो खाऊं ना खाऊं की दुविधा में रहते हैं और फिर एक टुकड़ा खाकर मीठे मुंह से कहते हैं, अरे भाई, तुम ही लोगों ने बना दी है, तुम्हारी इस दीदी ने और इसके इंग्लैंड में पढ़े डॉक्टर भाई ने। डॉक्टर थोड़ी है, कसाई है। मैंने तो तब भी कितना ही कहा तुम्हारी दीदी से, मुझे मेरे गांव ले चलो, ग्वालल के थान पूजा कराएंगे, जागर लगवाएंगे, ठीक हो जाएगा। रिटायरमेंट से 2 साल पहले मेरा झगड़ा हो गया एक एमएलए से। अरे, हम अंग्रेज के समय के भर्ती हुए पुलिस वाले ठहरे, हम थोड़ी कर सकते हैं इनकी तरह स्याह सफेद। उस सफेद टोपी वाले ने मुझे बहुत परेशान कराया। उसी के लोगों ने मुझे धतूरा खिलाया, उसी ने मुझ पर तंत्र करवाया। इसका इलाज वो कल का लौंडा कर सकता था भला? उल्लू के पट्टे ने मुझे तेज दवाएं खिला खिलाकर अधमरा कर दिया और कहता ये चला गया कि भिंजू, आपको कुछ नहीं हुआ, वहम है, सिर्फ वहम। अब तो तू कौन लुकमान हकीम का बाप है जो वहम की दवा दिए चला जा रहा है? तकलीफ क्या है आपको? कोई एक तकलीफ है, उठा बैठा नहीं जाता, टट्टी नहीं होती, सिर चकराता है, नींद नहीं आती, सीने में दर्द रहता है, भूख बिल्कुल नहीं, और साले कहते हैं कुछ हुआ नहीं है आपको, आप वैसे ही घबरा रहे हैं। सारी जिंदगी बीत गई पुलिस की नौकरी में, एक से एक गुंडे से तो हम घबराए नहीं, अब साला अपने से ही घबरा रहे हैं। कोई डॉक्टर थोड़ी है इसका भाई, जिसके बाप दादे काशी के पोंगे पंडित, वो साला डॉक्टर हो सकता है कभी? बाप ने की मूर्खानंदी, बेटा दवाबाज। मुझे कुछ तो उस सफेद टोपी वाले ने मार दिया था, रहा सहा इस डॉक्टर ने मार दिया। ससुराल वालों से, समझे भाई डीडी, हमें ऐसे ही मजे मिले हैं। इतनी तकलीफ में मैं हूं
कभी सालों ने झांका तक नहीं। अजी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया कि कहीं जीजाजी इलाज कराने न पहुंच जाएं। एक वो साला बब्बन है, इतना भी नहीं हुआ कि कभी झूठे मुंह से यही लिख दे कि नैनीताल में ठंड बहुत हो गई होगी, हल्द्वानी आ जाइए। वो एक पियक्कड़ है कर्नल। डीडी ने जीजा की बातें अनसुनी करके बबली दी पर निगाह टिका दी। थकान और परेशानी के बावजूद उनके चेहरे का लावण्य बरकरार है और देह याष्टि कुछ और स्थूल होने पर भी आकर्षक बनी हुई है। वो होंठ भींचकर मैं चुप रहूंगी की भूमिका का सुंदर निर्वाह कर रही हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों की कोर में पानी अटका हुआ है। बबली दी का पति सीधे बबली दी को ही गालियां देने लगा है। उसका कहना है कि ये भी मुझसे थक गई है और यही सोच रही है कि कब मरे, कब पाप कटे। बबली दी की आंखों की कोर पर अटके हुए आंसू अब बहने लगे हैं। बीमार थानेदार ने बताना शुरू किया है कि इनके खानदान की सारी औरतें चुड़ैलें निकलीं। जहां गईं बंटाधार हुआ, सबने रंडापा भोगा। इस सिलसिले में थानेदार 3 पीढ़ी पीछे तक तफ्तीश करने गया। अगर कोई सधवा होकर मरी औरत उसे मिली तो उसने पाया कि उसका पति स्वयं डबल जादूगर था। बबली दी मालिश में जुटे हाथों से अब अपना माथा पीटने लगी हैं और दहाड़ दहाड़ कर रो रही हैं। रोते रोते ही वे पति सेवा के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाल रही हैं। थानेदार ने कराह कर करवट बदली है, पैंतरा बदला है। वो जाप करने लगा है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान, और बीच बीच में ओ ईजू मेरी की गुहार भी लगा रहा है। बबली दी रोना भूलकर उसकी चिंता करने लगी हैं। सहसा तुष्टा रुष्टा के मध्य उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए हैं। मेरी सांस रुक रही है, वो मरियल सी आवाज में कह रहा है। डॉक्टर बुलवाओ। स्त्री ने डीडी भाव को डॉक्टर लेने भेजा है। डॉक्टर ने रोगी का रोग वृत्तांत धैर्य से सुना है। वो इस बात से सहमत हुआ है कि आपको आपके इस साले ने मिठाई का एक टुकड़ा खिलाकर ठीक नहीं किया। आपकी इच्छा हो रही थी तो भी इसे और आपकी पत्नी को रोकना चाहिए था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन ताकत का और दूसरा नींद का लगाया है। थानेदार सो गया है। डीडी भाऊ ने डॉक्टर को पैसे दिए हैं। बबली दी ने कहा, तू बैठ, मैं जरा हाथ मुंह धो आती, फिर चाय बनाती तेरे लिए। खाने को भी कुछ बना देती भाऊ, पर यहां क्या करते हो, पराया घर ठहराना, अपनी लाई मिठाई ही खा लेना। डीडी ने कहा, नहीं, अब मैं चलूंगा, मुझे कल गंगोली हाट जाना है। बैठ हो, तेरे साथ मेरे सुख दुख हो ही नहीं रहे। अपने भिंजू की बातों का बुरा झन मानना। ये तो सदा के ही मिजाज के तेज हुए, बीमारी से चिड़चिड़े भी हो गए हैं। क्या करते हो, आखिर में इनकी तरक्की रोक ली। बड़ी बेटियां ठहरी, वे अपने अपने घर गईं। उनसे क्या उम्मीद करते हो, अच्छे भले खाते पीते घरों में हैं, लेकिन जब देखो तब अपना ही कोई रोना लेकर मेरे पास आ धमकती हैं। मुनिया तो दोनों जजगियों में हमारे यहां ही आई। मोहली है, पर शिबौ समझती है हमारी ईजा के पास कोई खजाना होगा। था खजाना जब था, किया ही तब, अब कहां से? पेंशन के पैसों से क्या होता है? लड़का नौकरी से लगता तो कुछ होता, पर कहां से? उसकी रिसर्च ही आग लग रही। इनकी बीमारी में इतना खर्च हो रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। कभी यहां जाओ, कभी वहां, कभी ये डॉक्टर, कभी वो साधु। हो इन्हें कुछ नहीं रहा बल। मेरी किस्मत को ही कुछ हो रहा होगा भाऊ। झूठ जो थोड़ी कह रहे तेरे भिंजू। अभागन ठहरी हम बहनें। किसी का कारोबार अच्छा नहीं हो रहा। उस गुड़िया का इतनी मुसीबत से तो ब्याह कराया, उसके घर वाले ने उसे अलग कर दिया।
सुधा का घरवाला स्वभाव का अच्छा हुआ, मगर जिम्मेदारी इतनी हुई उस पर कि हाई तबाही सी मची रहने वाली हुई। बैठ हो झिट्ट घड़ी, जरा चाय बना लाती, तेरे हाल चाल सुनती। सच रे, तूने ब्याह जो क्यों नहीं किया होगा? मैं अब जाऊंगा बबली दी, मुझे कुछ काम निपटाना है। कल गंगोली हाट जाना है। पूजा करने जा रहा होगा? नहीं, अपनी फिल्म के काम से। तो भी मंदिर जाएगा ही। मेरी ओर से भी भेंट चढ़ा देना, हाथ जोड़ देना भाऊ, बबली दी कहती हैं और ब्लाउज में खुसा रुमाल निकालती हैं। उसमें एक 5 का और एक 2 का नोट है मुड़ा हुआ। कुछ सोचती हैं और फिर 5 का नोट उसे दे देती हैं। फिर कहती हैं, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूं, मुझे तो इनकी बीमारी में अपना ही होश नहीं रह गया। तूने डॉक्टर को कितने दिए रे? रहने दो, कहता है डीडी। तुम ये भी रख लो, मैं चढ़ा दूंगा तुम्हारी ओर से। बबली दी नोट ले लेती हैं वापस। दोनों नोटों को फिर लपेटकर रुमाल में खोस देती हैं अपने उरेजों के मध्य। साड़ी का पल्ला खींचती हैं उन उरेजों पर कसकर। कहती हैं, तूने चढ़ाया मैंने चढ़ाया, एक ही बात हुई। मेरे लिए तो तू सगे भाई से भी सगा ठहरा भाऊ। तेरे जैसों के सहारे ही कटी है मेरी जिंदगी। खुद ही सोचना हुआ, सुझाना हुआ। तेरे जैसे नहीं होते तो कैसे संभालती अपनी गिरस्ती? ये तो जन्म के गुस्सेबाज ठहरे, सबसे लड़ते ही फिरे। इनको नौकरी में, बिरादरी समाज में इस बबली ने ही बचाया बढ़ाया। ये समझते हैं जो हुआ इनके लड़ने झगड़ने, डांटने फटकारने से हुआ। कैसे हुआ वो मैं जानती हूं, मेरा भगवान जानता है। खैर, क्या हुआ जो लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, लोगों को खुश करना पड़ा। अपनों के जैसों की ही खुशामद की ना, और अपने आदमी के लिए ही ना। बबली दी आंखें पूछती हैं, मुस्कुराती हैं फिर इतना सा। दृष्टि पाश में बांध लेती हैं डीडी को। कहती हैं, छी हो, मैं भी क्या अपने दुखड़े लेकर बैठ गई। कितनी दूर से आ रहा, कल तुझे जाना हुआ कहीं और। पूरन दास से सुना मैं यहां हूं तो दौड़ा चला आया मिलने। क्या करते हो, पराई जगह ठहरी। तेरे भिंजियों की ये हालत हुई ठहरी, नहीं तो कहती रात यहीं खा। वैसे क्या पता अब तुझे मेरा बनाया खाना अच्छा लगता जाने नहीं। बड़ा आदमी हो गया है, तुझे अच्छी तरह देखा तक नहीं रे मैंने, यहां अंधेरा है। फिर बबली दी उसके दोनों बाजू पकड़ लेती हैं, उसे पकड़कर खिड़की के पास प्रकाश में ले जाती हैं। देखती हैं ऊपर से नीचे तक। कहती हैं, राई फिरवा लेना अपने। अगर नीचे दुर्गुल बूबू से तेरी बातचीत की भनक मेरे कानों में ना पड़ी होती तो मैं तुझे पहचानती जो क्या। राई परखवा लेना जरूर, राजकुमार जैसा लग रहा है रे। सर्किट हाउस में कौन परखेगा राई? डीडी मुस्कुराता है। बबली दी झूठ मूठ उसके सिर पर न्यौछावर कर देती हैं। कहती हैं, मैंने ही लगा दी ठहरी नजर, मैंने ही उतार दी। ठीक हुआ? ठीक ही हुआ, डीडी मुस्कुराता है। वैसे मेरी नजर क्यों लगेगी, अपनों की भी नजर लगती है देखो, आंखें मटकाकर कहती हैं बबली दी। अपनों से भी ज्यादा अपना हुआ तू मेरे लिए डीडी भाऊ। कैसा सच्चा स्नेह हुआ। मुनिया के ब्याह में मेरा हाथ तंग हुआ ठहरा। कहां से तूने ठीक समय 2000 भिजवा दिए होंगे। इस समय भी मैं सोच रही ठहरी, हे भगवान, कहीं ये वहां लंबी चौड़ी पूजा की जिद कर बैठे तो किससे जो मांगूंगी पैसा। कहां से जो आ गया होगा तू ठीक समय में। मेरे पास इस समय ज्यादा तो नहीं है, भिजवा दूंगा। ज्यादा मैं मांग भी नहीं रही, और भिजवाना क्या हुआ, तू नैनीताल नहीं आएगा क्या? वो शायद हो नहीं पाए, कहता है डीडी। बटुए में से 100-100 के 2 नोट निकाल कर देता है। बबली दी फिर निकालती हैं रुमाल, उसमें से 5 का नोट निकाल लेती हैं और डीडी के दिए नोट उसमें रखकर फिर खोस लेती हैं उसे ब्लाउज में। 5 का नोट देकर कहती हैं,
मेरी ओर से मेरे ही पैसे चढ़ा देना रे। डीडी नोट लेता है, झुककर पांव छूता है। बबली दी उसे दोनों बाहों से भरकर उठाती हैं, अपनी छाती से लगा लेती हैं, असीसती हैं। डीडी आयुर्वेद तैल की गंध के पीछे एक और आदिम गंध पाता है बबली दी के उरेजों में। तू भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में दौ, वैसे मेरे बारे में सोचने की तुझे फुर्सत ही कहाँ हुई, कहती हैं बबली दी। अब जो क्या चाहिए पड़ रही तुझे बबली दी, मी में ठहरी वहां निमखुणी। सच्ची कभी सोचता है मेरे बारे में? क्या सोचता है? अपने चेहरे को उस आदिम गंध से अलग करके डीडी कहता है, मैं यही सोचता हूं तू औरत है। दूसरे मुझे मर्द समझ रहे होंगे। मुंह मटकाकर हंसती है बबली दी और उसका माथा चूम लेती हैं। डीडी सीढ़ियां उतरता है। आंगन में अब धूप नहीं है। बुढ़िया पोपले मुंह से मिठाई खा रही है और बब्बन को बता रही है कि मथुरिया मिठाई का बड़ा शौकीन बाज ठहरा। जहां जहां जाने वाला हुआ जादू दिखाने, वहां वहां की मिठाई लाने वाला हुआ। गांव पहुंचते पहुंचते बासी हो जाने वाली ठहरी। वो सारी बासी मिठाई कड़ाही में डालने वाला हुआ, दूध मिलाकर घोट देने वाला हुआ, एक नई मिठाई बन जाने वाली हुई। घोटमाल कहता था वो उस मिठाई को, घोटमाल। मथुरिया का बेटा देबिया उस बड़बड़ाती बुढ़िया को पीछे छोड़ आया है। अंगूर की मृतप्राय बेल से आच्छादित तोरण द्वार को पार कर रहा है वो। उसके आंतरिक मौन को बींध रही है किसी सुदूर पक्षी की पुकार, जू हो जू हो, जाऊं जी जाऊं जी। एक बार पलटकर वो देखता है बबली दी को, जो खिड़की से झांककर कह रही हैं, नैनीताल नहीं आया तो कुट्टी कर दूंगी। ये औरत उज्जैन बम गिरने पर भी किसी तरह जीवित रह जाएगी और मैं उज्जैन बम के बारे में सोच सोच कर ही मर जाऊंगा, ऐसा विचार उठ रहा है डीडी के मन में, और इस विचार से भी वो दुखी हो रहा है। दिग्दर्शक देवी दत्त, जो अल्मोड़ा आकर मथुरिया का बेटा देविया भी हो गया है, निरंतर दुखी होता चला जा रहा है, जबकि वो सुखी होने की कामना लेकर स्वदेश लौटा था। इस दिग्दर्शक ने मानव और शून्यता के साक्षात पर एक विज्ञान कथा फिल्म की पटकथा भी तैयार की है पिछले दिनों। इसे ज्ञात होना चाहिए कि अर्थपूर्ण परिवर्तन इस सृष्टि में अरबों वर्षों में होते हैं। इसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि एक मनुष्य का जीवन काल अरबों वर्ष के सामने नगण्य है। ये देवीदत्त समाजशास्त्र का भी विद्यार्थी है। इसे ज्ञात होना चाहिए कि परिस्थितियां बदलती हैं, उनके साथ साथ परिस्थितिजन्य परिवर्तन होते रहते हैं। स्वयं इस देवीदत्त ने चाहा था कि हो, तब इसका बुनियादी परिवर्तन न होने से दुखी होना और परिस्थितिगत परिवर्तन हो जाने से और भी दुखी होना कुछ समझ में नहीं आता। ये कह रहा है कि इस देश और समाज में परंपरागत काइयापन और आधुनिक कड़ुआहट का त्रासद सम्मिश्रण हो चला है। क्या हम इससे ये कहें कि तू फिक्रेबाजी कर रहा है? क्या हम इससे पूछें कि घटियापनों की कैसे तुलना की जाती है, कैसे तोले जा सकते हैं वे? क्या जिस घटियापन को तू छोड़ गया था वो इस घटियापन से हल्का था? और तेरे पूर्वजों और उनके पूर्वजों का अगर ऐसा ही तर्क हम मानते चले जाएं, तो क्यों न यही कह दें कि बड़े धमाके से पहले सब अच्छा था, बाद में सब गड़बड़ ही होती चली गई। क्या ये विश्व विख्यात दिग्दर्शक, जो टाइम की कवर स्टोरी का विषय बनने वाला है, गुलनार प्रबंध करके आई है, हिसालूवाद का मारा एक साधारण मनुष्य है? हिसालू एक दरिद्र सा छोटा सा जंगली पीला फल है। बचपन में अच्छा लगता है, जवानी में तुच्छ और बुढ़ापे में स्मरणीय। आहा, हिसालू खाने वाले ठहरे हम। क्या वो जीवन, वो प्रेम, वो रिश्तेदारी, वो जीजीविषा जो मनुष्य पकड़ और पचा सकता है, आरंभिक संस्कार के उस दरिद्र हिसालू भर ही है, डीडी जैसे मनुष्य तक के लिए?
इस अकेले बंगले में ये एक दिलचस्प पहेली है मेरे लिए, और मेरे मुंह में स्वाद है हिसालू का।